एक तो हम प्रोफेसर हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के NIT यूनिवर्सिटी नीमराना में, और इसके साथ साथ जो है हम ये 2013 से अपना फार्मिंग का काम शुरू किए हुए हैं। मेरे प्रिय जी दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं क्विज शो का यह खास प्रोग्राम। आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं और इस खास एपिसोड में मैं एक ऐसे अद्भुत चीज़ दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है, उसमें भी पशु सेवा सर्वोपरि माना जाता है यहाँ पे। तो आइए इसी कड़ी में हम मिलते हैं आलोक जी से और जानते हैं MBA जैसे पढ़ाई करने के बाद वो गांव में पशु सेवा और पशु जैसे कामों में लगे हुए हैं, इनका क्या उद्देश्य है और जानते हैं इनकी पूरी संघर्ष से अब कही जाए सफलता तक की कहानी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास प्रोग्राम में। रजनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हमारे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को थोड़ा परिचय अपने माध्यम से। मेरा नाम आलोक कुमार हुआ और हम पेशे से कह सकते हैं कि एक तो हम प्रोफेसर हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के NIT यूनिवर्सिटी नीमराना में, और इसके साथ साथ जो है हम ये 2013 से अपना फार्मिंग का काम शुरू किए हुए हैं। और अभी जो है हम लोगों का जो मॉडल है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं फार्म टू फोक मॉडल। यानी कि आप किस तरीके से खेत से सीधे खाने वाले के टेबल तक पहुंचा सकते हैं सामान को, बिना कोई उसमें मिलावट, बिना किसी चीज़ का प्रोसेसिंग किए बगैर। जी तो इस धैर्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी आलोक जी, हम अगला सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो अपने MBA तक की पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाने का काम किया है, उसके बाद आपके मन में ऐसा कैसे आ गया जो आपने ये सारे काम करने के लिए बेबस हो गए? इसके पीछे एक आप कह सकते हैं कि जब इंसान के ऊपर खुद बीतता है कोई चीज़, तब उस चीज़ के बारे में वो सोचता है। 2011 में मेरे ज़िंदगी में एक अच्छा चीज़, एक अच्छी चीज़ भी हुई और एक बुरी चीज़ हुई। अच्छी चीज़ हुई कि मेरा बेटा जन्म लिया। तो किसी भी इंसान के लिए उसका पुत्र आता है, पहली संतान कोई भी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वो उसका खुश एक एक अनुभव होता है, वो शायद जो जिसके साथ होता है वही बता सकता है कि नहीं। तो एक तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ हुई कि सोचिए हम 2011 तक में फुल टाइम प्रोफेशन था हमारा पढ़ाने का। सिर्फ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में और IMT गाजियाबाद में उस टाइम पढ़ाते थे, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरी आवाज़ चली गई। उस टाइम मेरी आवाज़ चली गई थी करीब 18 महीने के लिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक ही टाइम में 2 न्यूज़ मिला, और बाद में जब हमने शोध किया कि ऐसी आवाज़ जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो पता चला कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर की बीमारी हो रही है। मेरे केस में था कि हम स्मोक करते थे, तो कुछ हद तक वो रीज़न रहा होगा, लेकिन वो रीज़न रहता तो सिर्फ मेरी आवाज़ जाती। आवाज़ के साथ साथ मेरा स्पाइन जो है वो भी पूरा इन्फेक्टेड था कोई भी कार्सिजेनिक मटेरियल से, जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाया कि वो क्या है एक्चुअली। अब क्या नहीं है तो आप समझ ही सकते हो क्या हो सकता था। जिस आदमी को बोलने में डर लगता हो उसके, तो फिर हमने ये तभी सोच लिया था कि ये अगर ज़िंदगी रही तो ऐसा काम करेंगे कि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है उसको तो एटलीस्ट हम वो खाना नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है वो है खाना। जो आप खाते हैं उसकी वजह से कैंसर होता है सबसे ज़्यादा, और उसके पीछे कारण है केमिकल। तो वो एक सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो कंफर्ट की ज़िंदगी छोड़े और यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट में आ गए। आलोक जी, यहाँ से हम अगला सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो आखिर आपके पेरेंट्स सरकारी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और आपने ये सारे काम कर रहे थे, तो परिवार वालों का कैसा साथ रहा? उन्होंने आपको फिर सरकारी जॉब के लिए चाहते होंगे कि मेरे बच्चे इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेरे बच्चे सरकारी जॉब करे, ये सब काम ना करे, तो कैसे ये सारी चीज़ को मैनेज कर पाया? देखिए उसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ है ना कि मेरा जो परवरिश रहा वो एक शहरी कल्चर में रहा, तो शहर में सरकारी जॉब को लेके उतना ज़्यादा क्रेज़ लोगों में, खास करके दिल्ली से शहर में नहीं रहा। तो कभी मेरा पर्सनल भी कभी उधर रुझान नहीं रहा। मेरे पेरेंट्स का था कि भाई मतलब इंजीनियरिंग कर लो, कहीं पे जाके सरकारी नौकरी कर लो, या जैसे हमारे कोई था मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था कि आप मतलब
मतलब फुल टाइम जॉब यहाँ पे कीजिए, आप क्यों मतलब पार्ट टाइम में आप क्यों आते हैं, बताइए आप। तो एक तो था कि सरकारी नौकरी की तरफ या कोई भी प्रकार के नौकरी की तरफ हमारा कभी रुझान था नहीं कभी भी, लेकिन उसमें बंध जाता है इंसान, और हमको था कि हम बंध के ज़िंदगी नहीं जीना चाहते थे। जहाँ तक सपोर्ट सिस्टम का है सवाल, तो मिक्स रहा, मतलब बट ये है कि ज़्यादातर लोग मिक्स रहा इन सेंस कि डिसीजन लेते वक्त कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मेरे निजी परिवार अगर आप कहेंगे, जिसमें हम अपने मतलब भाई बहन हम लोग जो भी हैं, या मेरी दादी थी, या तो ये मतलब या मेरे फादर थोड़े असिस्टेंट थे, बट बाकी लोग जो थे बोले कि तुमने सोच लिया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और तब तक ये भी था कि उम्र हो चुका था, तो लोग समझ गए थे कि कुछ सोच के जाके जा रहा होगा, वो चीज़ है। तो उनकी तरफ से तो जब तक डिसीजन नहीं लिए थे तब तक सवाल था कि क्यों कर रहे हो। जब एक बार डिसीजन ले लिया, फिर आज तक 100% से कहीं ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आलोक जी, वो तमाम बात जानने के बाद एक चीज़ हमारे मन में सवाल आ रहा है, वो सवाल हम जानना चाहेंगे, जो आप आखिर जहाँ से आप पले बढ़े और जहाँ से आपका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुआ, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइएगा। मेरी शुरुआत की पढ़ाई तो आप कहिए कि मतलब 3 साल शुरुआत का मेरा लखीसराय के हॉस्टल में गया। उसके बाद 8वीं तक जो है हमारी पढ़ाई बरौनी रिफाइनरी केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे हमने किया। उसके बाद हम चले गए दिल्ली जी। उसके बाद से मेरा 2012 तक का जो सफ़र है, मतलब 1992 से लेके 2012 तक का मेरा जो रहा स्कूलिंग कॉलेज, वो रहा मेरा दिल्ली में हमने मतलब वहाँ भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, तो पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल में ही हुई है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, अर्थशास्त्र में किया था। उसके बाद वहीं से हमने MBA भी किया इन फाइनेंस। उसके बाद फिर हमने HSBC एक बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, लंदन बेस्ड बैंक है कि ये, वहाँ पे हमने करीब 2 साल काम किया एज ए क्रेडिट मैनेजर। उसके बाद फिर हम एकेडमिक्स में आ गए जी। हाँ, बीच में हमने कुछ 2 साल के लिए हमने एक बिज़नेस किया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था, तो वो हमने फिर उसको सेल ऑफ कर दिया जी। सर, आप चूँकि अकाउंट सर्किट से आते हैं और एजुकेशन में आपने अकाउंटेंसी का पढ़ाई की है, तो सर अभी अमूमन देखा जाता है, और ख़ास करके जहाँ से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ देखा जाता है कि जो कॉमर्स का कोई लेवल नहीं रहा है, और यहाँ के पेरेंट्स समझते हैं कि आर्ट और कॉमर्स दोनों एक सब्जेक्ट होता है, उसको ज़्यादा केयर्स नहीं दे रहे हैं आजकल। तो इस पर सर आपका क्या राय होगा? नहीं, वो तो कह सकते हैं कि जो अज्ञानी आदमी होता है उसको कहाँ से पता रहेगा कि ज्ञान का उजाला क्या होता है, तो वो उसकी कमी है, लोगों को नहीं पता है। मेरा खुद का भतीजा जो है वो कॉमर्स से पढ़ रहा है, और उसको कितने लोगों ने कहा कि तुम क्या मतलब पढ़ना है, साइंस पढ़ो, मतलब तुम बेकार पढ़ने वाले नहीं हो तभी तुम कॉमर्स पढ़ने जा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक क्षेत्र में मतलब अगर आप सही पूछिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, जिसको हम लोग आर्ट्स कहते हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज चाहिए होता है, मान के चलिए 95-96%। मतलब हमको एक चीज़ ध्यान है यहाँ पे, शायद आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाला और लड़की नहीं रहती है, तो उसको ना एक सब्जेक्ट कहा जाता है पढ़ने के लिए, वो है साइकोलॉजी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। नहीं पढ़ने वाली है तो इसको साइकोलॉजी पढ़ा दो, है ना। अब साइकोलॉजी का एडमिशन करवाने ना आप चले जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 96-97% चाहिए, और साइकोलॉजी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप ये सोचिए कि आपकी नौकरी क्या, आपकी अच्छी नौकरी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोगों का एक्सपोजर नहीं है यहाँ से। हाँ, जैसे जैसे लोग जो बाहर गए हैं और वापस आ रहे हैं, और अगर वो तरक्की कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे जो है वो मतलब कहेंगे कि आग लगनी शुरू हुई है। मेरे जान पहचान में, हम तो खैर मिड एज में आके इधर वापस आए हैं, मेरे जान पहचान में नहीं भी तो कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा लड़के जो इंजीनियरिंग कर किए हैं, आके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे आके कुछ अच्छा काम करें। या कोई मान के चलिए कोई बैंक में जॉब कर रहा है, मेरे एक आदमी एक है बैंक मैनेजर था, जॉब छोड़ के 40 बीघे में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है पटना में, और स्ट्रगल कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन आज न कल वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, 100% सक्सेसफुल होगा। तो जब इस टाइप के लोग आएंगे ना, तब लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, जो आप अगर कोई कॉमर्स की पढ़ाई किया है, हमको तो लगता है कोई जो कॉमर्स की पढ़ाई करेगा कभी भूखा नहीं बनेगा, अगर वो पढ़ाई कर ले तो। अगर वही साइकोलॉजी वाला डिग्री लेने के लिए जाएगा तब तो खैर वो कुछ भी कर लेगा, नहीं कर सकता है। लेकिन कॉमर्स का तो ऐसा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, व्यापार होगा तो बही खाता होगा, बही खाता होगा तो कॉमर्स होगा।
सर ये तमाम जानकारी आपके एजुकेशन से रिलेटिव बात की हम लोग हम आते हैं अब मुद्दों पे और जानना चाहेंगे सर जो आपने यह पशु सेवा का आपके मन में एक जो जुनून आया जोश आया वो तमाम चीज़ आप बताएं सर इसकी शुरुआत आपने आखिर कब से किया और इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई कितने पशु से आपने इस चीज़ को शुरुआत किया इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए 2012 दिसंबर में हम पटना शिफ्ट किए, उसके बाद 2013 फरवरी में हमने पहली गाय खरीदी, फिर मार्च तक में हमने 3 गाय खरीदी। स्टार्टिंग में हमने पशु का जो अपना देख रेख ये संरक्षण था वो अपने हम मम ससुराल कहेंगे, नंदिनी पटोरी है, वहाँ पे हमने रखा। उसके बाद फिर मेरे जो भाई हुए यहाँ पे तूफानी सिंह, तो उनका बहुत हम देखते थे कि मतलब मेहनती थे और काम कर रहे थे, तो हमको लगा कि शायद इनसे बेहतर इंसान तो इस काम के लिए कोई हो नहीं सकता है। तो उसके बाद 2014 में हमने यहाँ पे नींव रखी अपने गौशाला की। 2014 से के बाद से फिर यहाँ से हमारा ये पशुवंश जो है बढ़ रहा है। मतलब आज की तारीख में जैसे मैंने आपको बता रहा था अभी कुछ देर पहले कि 3 गाय के अलावा सारी गाय यहाँ के जो आप देख रहे हैं करीब 44 टोटल एनिमल है अभी यहाँ पे। इसमें से 41 जो है उनकी पैदाइश इस ज़मीन पे हुई है, ये चीज़ है। हाँ वो चीज़ है। सर आलोक जी जानना चाहेंगे जो आपने यहाँ पे बहुत सारे पशुओं को अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे बांधे हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसमें क्या होता है कि जब आप इसको थोड़ा समझते हैं टेक्निकली कि गाय को खाना क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, तो किसी भी मतलब पशु मतलब जो दुधारू है जिसको हम लोग मैमल्स कहेंगे, दुधारू पशु, तो उनको खाना जो है ना 3 चीज़ों के लिए दिया जाता है। एक होता है जो अपना वो सस्टेन कर सके ज़िंदगी, मतलब वो ज़िंदा रह सके, अपनी बॉडी को सस्टेन कर सके, एक तो उसके लिए उसको चाहिए होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक राशन। एक दूसरा होता है कि वो उसके पेट में बच्चा पल रहा है एक, तो उसके लिए उसको चाहिए होता है। और तीसरा होता है जो आपको पाल रहा है, हमको पाल रहा है, यानी कि दूध हमें दे रहा है, तो उस दूध के लिए उसको चाहिए होता है। अब इसके हिसाब से उसको राशन अलग तरीके से चाहिए, उसका रख रखाव अलग तरीके से चाहिए। तो इसके लिए हमने ये करके सिस्टम को बनाया हुआ है कि हमारे पास देखेंगे तो आप एक हो गया जहाँ पे दुधारू पशु हैं, एक हो गया जो ड्राई फेज में है या गाभिन गायें हैं या गाभिन बाछी है, और एक हो गया जहाँ पे सारी बछड़े या बछड़ियाँ हैं। तो इन तीनों को हमने अलग करके रखा हुआ है क्योंकि इन तीनों का राशन भी अलग होना चाहिए, इसकी वजह से ही जी। और सर यहाँ से सवाल लेना चाहेंगे अभी के समाज में और अभी के जनरेशन में आप भी ये सब काम करना शुरू किए होंगे तो ज़रूर आसपास के लोग इस चीज़ को मजाक में देखते होंगे, जो इतने अच्छे पढ़ लिख के और फिर ये क्या गाय यू ले लिए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसको गलत नज़रिया से गाय को पोसना पालना और सेवा करना देखा जा रहा है कि उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, इसीलिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। के लिए ना हम आपको अपने भाई से मिलवाना चाहेंगे जी, क्योंकि वो ज़्यादा फेस किए इस चीज़ को। आप जो है ना तूफानी सिंह को बुलाइए ज़रा कि शुरुआत में जब ये आते थे तो यहाँ पे हमारे को तो ज़्यादा लोग क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत हमारी होती नहीं थी, तो जब ये अगर हम कास्टिस्ट कहिए नहीं समझिए तो हम लोग भूमिहार हैं जाति से, है ना। तो दूध बेचने का काम होता है एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए है, वो हमारे समुदाय के लोग नहीं करते हैं। तो जब ये तूफानी जी हुए, पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। तूफानी जी स्वागत है। ओके थोड़ा हमारे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम तूफानी सिंह है। जी जी जी। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? गौ सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। तो आइए जानते हैं तूफानी जी से, जब ये दूध देने का और बेचने का मार्केट में लेके जाते थे तो लोग क्या कहते थे और उनके साथ क्या बोला करते थे, उनसे जानते हैं क्या होता है। मतलब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल। एक क्या हो रहा है कि गौपालक आप हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप पढ़े लिखे तो गौपालक नहीं हो सकते। हाँ यही सबसे पॉइंट। तो वो मेरे पे क्वेश्चन उठा, है ना। तूफानी जी पे सवाल उठा कि गौपालक तो ठीक है, तुम गांव में रह रहे हो तो गौपालन कोई बड़ी चीज़ तुम नहीं कर रहे हो, मतलब सभी लोग कर रहे हैं, एक कर भी रहे थे, लेकिन तुम दूध बेचने कैसे जा रहे हो? बिल्कुल। क्या हुआ करता था तूफानी जी, कुछ बताइए। थोड़ा और लगता था, लोग बोलते थे सब काम छोड़ के दूध बेचना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ गांव में दूसरे तरीके के लोग समझने लगे। हाँ, अलग समझ। हाँ थोड़ा नीचे। जी बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें यही दिक्कत क्या होता है कि मतलब अब 1-2 बार हुआ था कि हम भी गए थे दूध देने के लिए यहाँ पे,
और हमारे यहाँ पे एक सामाजिक मतलब थोड़ा सा है, रुतबा नहीं कहेंगे लेकिन एक मतलब एक लोग जानते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ही जानते हैं। और पर्सनली हमको भी लोग जानते होंगे कि भाई पढ़ा लिखा है, दिल्ली में रहता है। बिल्कुल। तो यही होता था कि पढ़ लिख के तो यहाँ गुब्बारे वाला काम करने की, सही में बिल्कुल, है ना? बिल्कुल यही चीज़ हम बोल रहे थे। खैर क्या होता है ना, हर एक इंसान जो सोचता है वो और उसके हिसाब से रिएक्ट कैसे करता है, शायद हमको लगता है कि हम इसलिए रिएक्ट नहीं किए क्योंकि है ना हम बचपन से यहाँ पे मतलब अगर थोड़े बड़े हो गए, जब हम मेरा अपना खुद का एक होता है ना एक सर्कल बनना शुरू हुआ, शायद हम यहाँ रहे नहीं थे। तो अगर मेरे पड़ोस गांव में कोई कुछ बोल रहा है ना तो उससे हमको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल शायद मतलब हमको लगता है ऐसा। अगर हमको वही अगर हम दिल्ली में कर रहे होते तो और कोई कुछ बोलता किसी और काम के लिए, मान के चलते हैं कोई जैसे यहाँ के लिए ऑड हो गया ना कि हम आके गाय सेवा कर रहे हैं, दिल्ली में करते कुछ और काम करते, लोग कहता ऑड समझता, शायद वहाँ हमको लगता क्योंकि मेरा वहाँ पे था भाई क्या लोग के लिए मतलब कोई क्यों बोलेगा, शायद। ऐसे पर्सनली मेरा है कि हमको उतना फ़र्क पड़ता नहीं है लोग हमारे लिए क्या बोलते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का जो है कि आप मतलब आपने क्या ज़िंदगी में किया है नहीं किया है, इसका जो हिसाब किताब है इंसान को दो ही जगह देना पड़ता है, या तो अपने माँ बाप को या भगवान को, और तीसरा होता है वो खुद को देगा। तो इसलिए उतना हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। तूफ़ानी को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब होता है ना हिचक भी होता है, जो भी हुआ तो ये खुद ही चले जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक लड़के को रख लेते हैं दूध बांटने चला जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ वो चीज़। हाँ आलोक जी, यहाँ जब हमने एंट्री किए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखी है, उसमें से एक मुझे बहुत ही अद्भुत चीज़ लगा। वो अद्भुत चीज़ ये लगा जो आप एक मिल्क एटीएम के नाम से आप एक मशीन रखे हुए हैं, हाँ, शायद मिल्क एटीएम ही बोला जाता है उसे। हाँ। तो उस चीज़ का उपयोग आप कैसे करते थे और वो क्या है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। इसमें क्या है बेसिकली क्या है कि जैसे आपका एटीएम मशीन होता है जहाँ पे एनी टाइम मनी आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे दूध का एक मशीन होता है, तो उसको मिल्क एटीएम मतलब लोग इसलिए कहते हैं कि आप वो चलता फिरता कहीं भी आप दूध उसे निकाल सकते हैं। उसकी कुछ खासियत है कि आप पैसे में भी निकाल सकते हैं, रुपए में भी निकाल सकते हैं, लीटर में भी निकाल सकते हैं, जैसे आप चाहें निकाल सकते हैं। शुरुआत में तो हमारा उसी पे काम चलता था। पहले तो हमने बॉटल से काम शुरू किया था, आप देख लीजिएगा कि बॉटल हम लोग कैसे करते थे। और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग शुरुआत के दौर में ही थे जो बॉटल मिल्क शुरू किए थे, दिल्ली से भी पहले। उस टाइम दिल्ली में भी लोग बॉटल मिल्क, हाँ करीब 30 साल पहले होता था, 30-40 साल पहले बॉटल में दूध बंटता था, चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो, यहाँ पे होता था। हम लोग तो खैर वो हम लोग को याद भी नहीं है क्योंकि ये 70 के दशक की बात है, 70-80 के दशक की बात है जब बॉटल में दूध जाया करता था। बट उसके बाद से पाउच मिल्क ही लोग लेते थे। और अभी तो खैर दिल्ली मुंबई शहर में बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है कि कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब इसमें टूट चुकी हैं जो बॉटल मिल्क में आ रही हैं। बट हम लोग 2014 में हम लोग 2014 में गाँव में लोगों को बॉटल में दूध देने का काम शुरू कर दिए थे। ये चीज़ है। तो मिल्क एटीएम उसके बाद हमने फिर देखा कि मिल्क एटीएम हमें ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे वो 1 लीटर नहीं ले सकते थे, उनको ज़रूरत नहीं थी 1 लीटर की। बहुत गरीब आदमी है या बहुत ऐसा आदमी उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको 10 रुपये का दूध चाहिए, तो मिल्क एटीएम उसमें बहुत अच्छा काम करता है कि नहीं। तो वो चीज़ है, लेकिन अभी उनको हमने बंद किया हुआ है क्योंकि जो हमारा सप्लाई है वो यहाँ से पटना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ से हम सवाल लेना चाहेंगे। सर सवाल लेना चाहेंगे, और सवाल लेना ये चाहेंगे जो अपने बेगूसराय जिला, और सबसे बड़ी बात है कि जो एक देहात गांव मधरापुर जैसे गांव में दियारा कहलाता है, और वहाँ पे आपने इस चीज़ का शुरुआत किया, तो आपने आखिर अपने गृह जिला में इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट करके ना और पटना जैसे शहरों में आपने कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, शुरुआत में हमने यहीं पे किया था, शुरुआत में हमने यही किया था। लेकिन क्या होता है कि जब आपको लंबी दूरी तय करनी हो तो आपको फिर बड़ा कुछ देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो तेघरा या बेगूसराय का एक सीमित बाज़ार है और वहाँ पे हम इतने स्तर तक ही आगे जा सकते हैं। दूसरा इसमें थोड़ा आप अर्थशास्त्र कह सकते हैं कि डिमांड सप्लाई, मांग और पूर्ति। तो बेगूसराय जो है दूध का खदान है। यहाँ पे लोगों की परेशानी ये नहीं है कि उनके पास दूध नहीं होगा, ज़्यादातर जगहों पे, मतलब इनफैक्ट पूरे बिहार में जो भी प्राइवेट डेयरीज़ हैं उनका दूध का प्रोक्योरमेंट समझिए बेगूसराय ही पूरा करता है। पटना भी अगर आप जाएंगे तो बरौनी डेयरी अगर नहीं जाता है तो दूध उनको कम पड़ जाता है, जबकि जो पटना डेयरी है वो खुद में बहुत बड़ा डेयरी है उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे दूध की जो गुणवत्ता है वो बेगूसराय को मैच बहुत कम लोग करते हैं। बेगूसराय या जो आसपास के जो भी हमारा हो गया मतलब गंगा के आसपास में जो भी लोग हैं, तो यहाँ का दूध का क्वालिटी सभी जगह नहीं वो क्वालिटी नहीं लोग मैच कर पाते हैं। ये एक बहुत मिलावटी की दुनिया है। तो जरूर ना तो जब हमने क्या हुआ एक सैंपल में हमने कुछ ट्राई किया कि लोगों को वहाँ पे क्या होता है ना कि कैसा क्वालिटी आप लोग बताएं,
तो इतना अच्छा उनका रिस्पॉन्स आया था कि वो हमको, हम नहीं देने गए, वो हमको पकड़ के रख लिए कि भाई अब आपको पटना ही देना है। और पटना का फिर इतना रिक्वायरमेंट बढ़ता चला गया कि धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं होता है ना कि आप एक जगह बंद करना ही पड़ जाता, क्योंकि उतनी दूध तो है नहीं, दूध तो सीमित ही था और बाजार बढ़ता जा रहा था। तो एक कारण ये था, नहीं तो हम लोग ये नहीं था कि सब शुरुआत में प्लानिंग था हमारा बेगूसराय ज़िला में ही रहने का, लेकिन जैसे हमने आपको कहा कि मतलब हम लोग सोचे थे कि भाई कुछ सालों तक करेंगे बेगूसराय, फिर पटना जाएंगे, लेकिन पटना हमको बहुत जल्दी बुला लिया। वो चीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि इस जिला की खूबी है कि यहाँ का दूध पूरे राज्य क्या पूरे राष्ट्र में जाता है। सर अगला सवाल हम लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जो आप दूध स्टॉक करने का भी यहाँ पे बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं, बहुत सारे उपकरण रखे हुए हैं, तो उसमें आप मिनिमम कितने दूध स्टॉक कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। हाँ, जैसे अपने यहाँ क्या है कि जिसको हम लोग कहते हैं ना BMC बिल्कुल, बल्क मिल्क चिलर, एक मशीन होता है जिसमें आप दूध को ठंडा रखते हैं। तो जो इस व्यवसाय में रहे उनको पता है इस चीज़ के बारे में। तो एक पर्टिकुलर तरीके से इसको बनाया जाता है जिसमें दूध को ठंडा रखा जाता है और आप 3 दिन तक इस दूध को ठंडा रख सकते हैं। तो इस मशीन के माध्यम से हमारे को क्या फ़ायदा मिल गया कि जैसे आज का जो दूध हमारा सुबह और शाम का हो गया वो ठंडा हमने रख लिया और आज रात में ये पैक हो जाएगा। आज रात में पैक होता है और उस पैकिंग के साथ ये क्या होता है कि फिर ये नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पटना पहुंच जाएगा। फिर वहाँ पे वो बैग में वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये है कि मतलब उसमें फिर बॉटल में पैक होता है। बॉटल में पैक होने के बाद क्या हो जाता है कि दूध यहाँ से कस्टमर के घर में वहाँ पे लड़के होते हैं। और इसमें एक और चीज़ हमने ना पूरा डिजिटल मीडियम रखा हुआ है। बिल्कुल। हमारा गूगल प्ले स्टोर पे भी ऐप है हमारा, इसके अलावा एंड्रॉयड मतलब ये iOS मतलब एप्पल ऐप स्टोर पे भी हमारा ऐप है और वहाँ से कस्टमर्स जो हैं खुद से मिल्क सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। अच्छा। और उसमें पूरा बाकायदा सिस्टम है, जैसे आप देखते होंगे कि ओला जैसे आप गाड़ी करते हैं या तो उसमें क्या होता है कि आपको लोकेशन अपना मार्क कर देते हैं, है ना, या किसी को आप अपना गूगल मैप के शेयर कर लेते हैं, अपना लोकेशन शेयर कर लेते हैं। तो उस ऐप में प्रावधान है कि वो बंदा जो है वो अपने घर पे है तो वो लोकेशन मार्क कर देगा। तो नेक्स्ट डे जब ऑर्डर बन के जाएगा जो डिलीवरी पर्सन उसको एलोकेट भी हो जाएगा एरिया के हिसाब से। मतलब हर एक पटना को हमने क्या किया हुआ है, एरिया सब एरिया में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो मान के चलिए एक बोरिंग रोड एरिया हो गया, तो एक एरिया बोरिंग रोड है, बोरिंग रोड के एक छोटा सा एक सब एरिया हो गया आनंदपुरी। तो बोरिंग रोड आनंदपुरी, अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आप अपना एरिया सब एरिया डिसाइड कर लेंगे, मेरा एरिया बोरिंग रोड, सब एरिया आनंदपुरी है, अपना मकान दीजिए, लोकेशन मार्क कर दीजिए, आपको एक डिलीवरी पर्सन एलोकेट हो जाएगा। डिलीवरी पर्सन का जब ऑर्डर शीट बनेगा नेक्स्ट डे तो उसको पता रहेगा कि आज जो है रजनीश जी के लिए हमको दूध लेके जाना है, कितना क्वांटिटी, और आप वो ऑर्डर बना चुके होंगे, ऐप से ही पेमेंट भी आप कर देंगे, वहीं से आपका पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ है, जब वो मार्क आपके घर पहुंचेगा तो उसके पास आपका मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, लोकेशन होगा, आपके घर पहुंचेगा, आपको बॉटल देगा वो, और अगर फर्स्ट डे तो बॉटल देके चला आएगा, नेक्स्ट डे पुराना बॉटल ले लेगा आपसे वो, और नया बॉटल आपको वो दे देगा। और इसमें क्या आ जाएगा, वो मार्क लोकेशन करेगा तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो है ना कि जो उसको कैच कर लेगा कि आपके घर पे जाके उसने किया। तो इससे क्या हो जाता है, पारदर्शिता हो जाती है कि रजनीश जी को पता है कि दूध, मतलब रजनीश जी कल को हमको कहेंगे दूध नहीं मिला तो हम ये बोलेंगे लड़का तो आपके घर पे जीपीएस कोऑर्डिनेट बता रहा है कि वहाँ पे उसने आपको दूध मार्क डिलीवर किया है। तो इससे क्या हो जाता है कि कभी ये कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि वो रजनीश जी को नहीं दे के उसने फलाने दूसरे आदमी को दे दिया हो। मतलब जैसे पहले हो जाता था ये दिक्कत, अब वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है। आलोक जी, अगला सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जो दियारा क्षेत्र में रहने के बावजूद वो तमाम चीज़ आप जो कर रहे हैं, जो कि अमूमन एक शहर में एक अच्छी जगह पे नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानी आती होंगी, उसको किस तरह से फेस करना होता है, क्या क्या समस्या आती है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, इसमें है कि अगर आप परेशानी आप देखें तो पहला तो होता है कि आपको एक शारीरिक परेशानी है। शारीरिक परेशानी है कि हमारे जैसे लोगों के लिए रहा कि हम लोग बचपन से एक मतलब मेरा जो काम था, मेरा जो चकाचौंध में रहे, और सबसे बड़ा था एसी में रहते थे। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो उससे बाहर निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मतलब मेरे फादर तो ये कहते हैं कि एक रात एसी गाड़ी में पसीना आवे है, ये बाहर के ना रहते, मतलब गाँव के ना रहते। मेरा घर भी आपने देखा है तो घर भी बहुत पुराना है हमारा, है कि नहीं? तो कोई इसमें एसी वैसी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। खैर एसी तो हम पटना से भी हटा दिए, क्योंकि एसी तो सबसे वाहियात चीज़ है, उसको कभी रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन कंफर्ट के हिसाब से बता रहे हैं। तो वो हमारा व्यक्तिगत एक निर्णय होता है जिसको लेके आप चलते हैं।
ग्रेजुअली क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब हम दिल्ली में थे तो सही में एसी में भी पसीना आता था, आज की तारीख में गर्मी में भी जल्दी पसीना नहीं आता है, क्योंकि हमारी बॉडी अब क्लाइमेटाइज हो चुकी है उस चीज़ के लिए। पहले तो हमने अपने ब्रेन को दिमाग ट्रेन कर दिया बेटा कि तुम मत सोचना तुमको गर्मी लग रही है। तो और प्लस दूसरा होता है कि आपको शारीरिक परेशानी के अलावा हो जाता है आपको कि आर्थिक परेशानी। जब आप छोटे शहर में जाते हैं, आप जिस स्टेट का जीडीपी समझिए कि मुश्किल से कितना होगा, मेरे ख्याल से जब हम आए तो उस टाइम था 1.45 लाख करोड़, मतलब जो बहुत कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के सामने में। मतलब रिलायंस का टर्नओवर बिहार के जीडीपी से ज़्यादा है, आप ये सोच लीजिए। नहीं, सही बात है। जो रिलायंस का पूरे साल का जो कमाई है, मतलब रेवेन्यू है, वो हमारे बिहार के इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्टेट में अगर आप जाके सोचेंगे कि हम प्रोफेशनली कुछ कर लेंगे तो आप कितना कमा सकते हैं। आप अगर जहाँ पे पूरा स्टेट मिलके ही कमा रहा है 100 रुपया तो आप कितना कमाएगा, और अगर आप उस स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पे सब मिलके कमा रहा है 1000 रुपये, तो आपकी कमाई समझिए 1/10 हो गई। बिल्कुल, निश्चित रूप से 1/10 हो गई। अब इसकी वजह से हमारे को क्या हो गया कि अपनी आर्थिक तंगी को नहीं आने दें, तो हमने अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखा, पढ़ाने वाला काम। बिल्कुल। अब उससे शारीरिक परेशानी अब ये हो जाती है कि आधा टाइम आप यहाँ हैं, आधा टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं, और मतलब नोट आधा टाइम, मतलब 1/3 आप यहाँ पे, 1/3 ट्रैवल कर रहे हैं, और 1/3 आप वहाँ जाके अपना एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन जो है वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत टैक्सिंग था, बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें होती थी। ये एक चीज़ जो है, बट एक चीज़ फ़ायदा रहा कि कनेक्टिविटी ठीक है, तो आने जाना ओवरनाइट जर्नी होता था। तीसरा आपको होता है कि मतलब शारीरिक आर्थिक के अलावा आपको तीसरा हो जाता है कि सामाजिक परेशानी। सामाजिक सबसे बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं यही होती है। अब यहाँ के लोगों के साथ आपका मतलब उतना नहीं बैठ पाएगा जो सोच है। अब खास करके जब आप एकेडमिक्स में होते हैं ना, तो आपको बात करने वाला जल्दी कोई नहीं मिलेगा बिल्कुल, जिससे आप कुछ बात कर सके ढंग से। बात भी करेंगे तो यहाँ पे वो कोई बाहुबली के बारे में बात करेंगे या कोई राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे, मतलब उस बात का कोई मुद्दा होता नहीं है, बस बात करने के लिए हो जाता है। तो वो हम बहुत मिस करते हैं जब भी यहाँ रहते हैं। तो वो एक हो सकता है कि हम यहाँ पे ऐसा सर्कल नहीं बना पाए अभी तक, जिनके साथ हम इस टाइप का एक होता है ना कि बात कर सकें, जिससे कुछ शोध का कुछ मतलब निकल सके। तो वो थोड़ा सा यहाँ के लिए नहीं हो पाता है, वो चीज़ है। बिल्कुल जी। तो ये तमाम चीज़ करने में कारण हमने पूछा था आपसे सवाल, जो ये तमाम चीज़ करने में यहाँ पे क्या क्या परेशानी आती है, और सबसे बड़ी बात है कि दियारा क्षेत्र है, तो बाढ़ से तो बहुत ज़्यादा परेशानी। आप देखिए, अगर हम काम को लेके देखें तो हमने व्यक्तिगत आपको बताया काम को लेके परेशानी क्या है। काम को लेके सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आती है कि मार्गदर्शक जल्दी नहीं मिलता है, तो आपको अपनी गलती से सीखना पड़ता है। बिल्कुल। आप शायद ये हो सकता है जो भी मेरा ये इंटरव्यू सुनेंगे देखेंगे और वो इस ज़िला में या कहीं भी आप मिलना चाहेंगे, तो उनको हम काफ़ी हद तक आप तो ये कर सकते हैं, भाई ये मत करना, बिल्कुल, है ना, कभी ये गलती मत करना। तो एक तो बहुत बड़ी परेशानी रही कि मार्गदर्शक जगह, हमको मेरा मार्गदर्शन हुआ था पंजाब से। अच्छा। हम वहाँ से देख के आए थे, तो वहाँ पे काम करने का तरीका, वहाँ पे जो मतलब तौर तरीका सब कुछ था, वो यहाँ पे नहीं था। वो चीज़ वो एक बिल्कुल ही अलग था। दूसरा है आपको फिर ये बाढ़, वो मेरे एरिया के लिए ज़्यादा है, सबके लिए शायद नहीं होगा, बट हमारे एरिया जो भी बाढ़ पीड़ित एरिया है वहाँ के लिए एक है कि हर एक 2 साल पे बाढ़ आएगी और आपको 3-4 साल पीछे कर जाएगी। अगर आप देखिएगा हमारे यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर हैं जो कभी बन ही नहीं पाए, मतलब इतने साल में तो गौशाला में सब कुछ फिक्स हो जाता। अभी हम अपना फूल पत्ती तक नहीं लगा पाते, लगाते हैं 1 साल बाढ़ आती है, ख़त्म हो जाता है। पूरा यहाँ प्लांटेशन था, ये देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे महोगनी सागवान का पेड़ लगा हुआ था। अभी वो समझिए कि 10 साल पुराना पेड़ हो गया, नहीं 9 साल पुराना पेड़ हो गया रहता, वो सब के सब ख़त्म हो गए। मतलब हमने आम के पेड़, लीची, जामुन का पेड़ था। अब उससे क्या होता है ना कि जो आपके पशु हैं उनको बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल। अब वो ख़त्म हो जाता है, तो ये सब जो परेशानी है, फिर आपको हरे चारे की बहुत परेशानी है। 3 महीने आप हरा चारा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगा ही नहीं, बाढ़ आएगा तो ख़त्म हो गया, बाढ़ जाएगा उसका पानी सोखते सोखते। ये भी है कि यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए हो जाता है। बिजली की बहुत बड़े पहले समस्या थी, और अभी भी अगर मान के चलिए कि डर लगा रहता है कब बिजली कहीं ना चली जाए। समझिए कि हमको अब इसके लिए क्या है कि अब जनरेटर कितना आदमी लेगा। सही बात। जनरेटर लेने का भी उसका भी एक खर्चा हो जाता है। तो बिजली का एक बहुत बड़ी लेकिन अब वो तो खैर काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो गया। इनफैक्ट हम बहुत साल वेट किए थे बिजली के लिए ही। इसके अलावा जो अब अगेन वो काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन पहले बहुत था कि ट्रैवल करना।
दूध यहाँ से जा रहा है तो आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है। और एक और परेशानी जो हमको यहाँ पे दिखती है, वैसे पता नहीं, लोग बाहर के लोग तो कहते हैं बिहार में दिक्कत नहीं है, बट हमारे को तो बहुत ही फील हुआ। बिहार में बाहर है सब बोलते हैं। नहीं, जो कि मजदूर की। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि यहाँ पे काम करने वाले लोग बहुत हैं, जनसंख्या अच्छी खासी जनसंख्या है। हाँ। बट हमको लगता है कि वो जो मिल भी जाते हैं प्रोफेशनल उतने नहीं होते हैं। अच्छा। जो एक काम करने के लिए होना चाहिए। तो बट ये है कि वो ये सारी चीज़ों को हमने लिंक काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। अब मेरे पास अच्छे, अगर आपको बता भी देंगे, काफ़ी अच्छे लोग आए हुए हैं जो काम यहाँ कर रहे हैं। जो मजदूर लोग हैं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले से तो खैर हुआ, लेकिन ये सब चैलेंजेस थे शुरुआत के दिनों में। आलोक जी, आखिर में लास्ट में हम एक सवाल लेना चाहेंगे, जो आने वाले समय में इस चीज़ को आप कहाँ तक लेके जाएंगे, इस चीज़ के बारे में क्या आगे की रणनीति है, क्या सोच है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके लिए एक चीज़ है, फार्मिंग 360 है कॉन्सेप्ट। एक है फार्मिंग 360 कॉन्सेप्ट। क्या है जो व्यक्तिगत तौर पे हम डेवलप कर रहे हैं अभी, वो है कि आप कृषि, पशु और बाज़ार, इन तीनों को समावेश कीजिए। जिसको पहले लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते थे, बट इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक चीज़ लैकिंग था, वो था मार्केट। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम कर लेंगे, बट वो मार्केट को कैसे लिंक करेंगे। तो अभी तक हम उसमें देखेंगे तो हमने मार्केट एक बिल्ड किया है, इकोसिस्टम हमने बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है। अब इसके बाद की जो कड़ी हमारी है कि इसको अब कृषि के साथ लिंक करना है। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे देते हैं, सबका पायलट चल रहा है हमारा। yes. इन सब का पायलट चल रहा है कि मान के चलिए कि जैसे सरसों है, तो हम अगर सरसों भी ले लेते हैं, उस सरसों का तेल हम निकालते हैं। मेरे पास बैल भी होंगे, कोल्हू से तेल निकालेंगे। कोल्हू तेल जिसको हम दूध दे रहे हैं उनको हम तेल भी दे देंगे, और जो उसका खली होगा मेरी गाय खाएंगी। गाय जो खाएगी उसका गोबर निकलेगा, उस गोबर को हम वो खेती में यूज़ करेंगे। उसी गोबर से हम कुछ कंपोस्ट बनाएंगे। जो ग्राहक लोग हैं शहर में, जो अपना एक छोटा सा मतलब बागवानी का काम करते हैं, फूल पत्ती लगाते हैं, वो चीज़ हम उनको भी दे सकते हैं। उनके किचन वेस्ट को हम खरीद सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको कहा कि फार्मिंग 360, जहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है वो आपका सप्लायर भी बन गया है, वो आपको कंपोस्ट भी दे रहा है। जो आपका वेंडर है, जैसे फार्मर है, फार्मर आपका बायर भी है और आपका सेलर भी है। तो अब उसमें है कि नेक्स्ट हमारा काम उसी में है कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी आप आलोक जी से इनकी पूरी संघर्ष से सफलता तक की कहानी सुन रहे थे। इसी कड़ी में आपने इनसे इनका परिचय, कहाँ से पढ़े, इनका उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, और तमाम चीज़, ये पशु सेवा करना इनके मन में कैसे आया, वो तमाम चीज़ आप इस माध्यम से सुन रहे थे। और एक कहा जाए तो आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण, क्योंकि उन्होंने दूध सेलिंग पटने जैसे शहरों में करना शुरू कर दिए हैं। आखिर में सर एक चीज़ जानेंगे, जो यह डॉक्टर रोशन सर का एक खास मुहिम है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, जिस माध्यम से वो छुपे हुए प्रतिभा को अपने खास प्लेटफॉर्म केबी स्टूडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, और उनके इन कार्यों के लिए आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको इस नए काम के लिए, कि एक ज़िला के अंदर में अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्तिगत कोई काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, दूसरी बात है सफल हो ना हो उसको हम लोग नहीं बोल सकते, एटलीस्ट उसको एक प्लेटफॉर्म देना, यही बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करते हैं कि मतलब जो भी बेगूसराय ज़िला के अंदर में लोग काम कर रहे हैं ऐसा, उनको इसी तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म मतलब मुहैया करवाते रहें, और मेरी बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आपने कीमती समय दिया और इतने बड़े गांव में रह के, देहात में रह के और दियारा क्षेत्र में रह के ये काम कर रहे हैं, और अपना कीमती समय हमारे इस खास प्रोग्राम में दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी केबी स्टूडियो की टीम की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। प्रिय दर्शकों, इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप लोग बने रहिए केबी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में। मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ, केबी स्टूडियो, बेगूसराय, बिहार। थैंक यू।